हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि हमने मेजर के लिए काउंटेबल एडिटिविटी की बात की थी, उसी तरीके से हम इंटीग्रल के लिए भी काउंटेबल एडिटिविटी की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेबेग इंटीग्रल सीरीज के अंदर एक और नया वीडियो। हमने कहा थ्योरम हमारे पास है कि लेट एफ बी ए बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। एफ हमारे पास एक बाउंडेड एंड मेजरेबल फंक्शन है defined on a measurable set E and E be a union of countable class EI I belongs to N। यानी कि हमने काउंटेबल सेट्स का एक ये ना यूनियन लिया है E ऑफ पेयरवाइज डिसजॉइंट सेट्स। यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कई सारे सेट्स हैं E1, E2, E3 एंड सो ऑन, काउंटेबल हैं। काउंटेबल का वीडियो बना रखा है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। काउंटेबल मतलब इन सिंपल वर्ड्स काउंटेबल यानी कि हम उससे एक नेचुरल नंबर असाइन कर सकते हैं हर किसी को। सो काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं इन्हें। एंड इन सब का जो सेट है वो हमने ई लिया है, मतलब ये जो क्लास है इन सभी एलिमेंट्स का जो यूनियन है वो हमने ई लिया है। E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन। अब हम ये कह रहे हैं कि आप E के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कीजिए फंक्शन f का एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल कीजिए E के रेस्पेक्ट में, वो इक्वल होगा I इक्वल टू 1 to n ई आई एफ आई डी एक्स। ये हमें प्रूफ करना है, यही हम कह रहे हैं, यही हमें प्रूफ करना है। इनफाइनाइट तक हो सकता है, काउंटेबल है तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, फाइनाइट के केस में n रहेगा। तो इस तरीके से है, जैसा कि हमारे पास नॉर्मल इंटरवल के अंदर भी होता है कि नॉर्मल इंटीग्रेशन के अंदर, अगर रीमान इंटीग्रेशन में भी अगर हम देखें, अगर हमारे पास a है, b है एंड c है, इस तरीके से पॉइंट्स है, तो इंटीग्रल जो a टू b होगा वो इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है, प्लस इंटीग्रल b टू c जो होगा वो इक्वल टू होगा इंटीग्रल a टू c। अगर पूरे का इंटीग्रल कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रल एंड इस रेंज में इंटीग्रल, इन दोनों के सम के इक्वल हमारे पास a टू c इंटीग्रल होगा। गिवन कि इन सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूस हो फंक्शन, कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो कुछ इस तरीके की थ्योरम है हमारे पास। यहाँ पर हम इंटरवल की बात नहीं कर रहे हैं, लेबेग इंटीग्रल में कोई भी सेट ई हो सकता है, जरूरी नहीं हो इंटीग्रल हो। तो अगर एफ बाउंडेड है तो हमने लिया अल्फा इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन बीटा, कोई ना कोई एलिमेंट्स ऐसे होंगे अल्फा कॉमा बीटा, लेस देन इक्वल टू लिया है इनफैक्ट हमने, अच्छा लेस देन ही लिया है हमने, बट हमने अल्फा कॉमा बीटा जो क्लोज्ड इंटरवल है उसको पॉइंट से डिवाइड किया, y0 y1 y2 एंड सो ऑन yn तक। एंड ये हमारे पास एक मेजरेबल पार्टीशन बना जहां पर हमने डिफाइन किए ई के इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट वाई के इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन वाई के प्लस 1। यानी कि जो ई के है केथ सेट, वो हमने उन सभी एलिमेंट्स का डिफाइन किया जो सभी एलिमेंट्स वाई के एंड वाई के प्लस 1 के बीच में एफ की वैल्यूज हमें दे रहे थे। तो ऑब्वियसली जो टोटल सेट ई होगा वो हमारे पास यूनियन होगा के इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 ई के, एंड ई के इंटरसेक्शन ई के डैश फाई होगा, हमने डिसजॉइंट लिए हैं। Therefore, since f is measurable, so the sets E के are measurable। अगर f measurable है तो यानी कि जो सेट्स हैं जिनके ऊपर वो डिफाइंड है वो मेजरेबल होगा, ये मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन है। ऑल्सो अगर मेजरेबल है तो काउंटेबल एडिटिविटी से हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ E इज इक्वल्स टू समेशन के इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 मेजर ऑफ E के, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। नाउ केस 1 हमने कहा E इज इक्वल टू E1 यूनियन E2, यानी कि सिर्फ हमने एक ही एलिमेंट की बात की, हमने कहा सिर्फ एक ही तरीके से हमने, मतलब एक जो सेट है उसके हमने दो ही पीसेस किए हैं, दो पीसेस का यूनियन है E1 यूनियन E2 एंड E1 इंटरसेक्शन E2 फाई है हमारे पास। देन E के वन क्या है, हमारे पास E1 जो सेट है उसके मेजरेबल पार्टीशंस हमने किए हैं E के1, एंड E के2 जो हैं वो E2 के मेजरेबल पार्टीशंस हमने कंसीडर किए हैं, बिकॉज लेबेग इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों के ही मेजरेबल पार्टीशंस कंसीडर करने होंगे। सो अगेन जैसा कि हम मेजरेबल पार्टीशन हमेशा करते हैं डिफाइन, उस तरीके से हमने किए हैं। y के से लेके y के प्लस 1 के बीच में जो वैल्यूज E1 की fx दे रही हैं वो E के अंदर आ जाएंगी। अगेन इनका यूनियन जो होगा वो E के इक्वल होगा एंड इनका इंटरसेक्शन फाई रहेगा। नाउ मेकिंग y के प्लस 1 माइनस y के ग्रेड अप्रोचेस टू 0। नाउ उससे पहले
हमने कहा अगर ये इसके मेजरेबल पार्टीशन हैं, डिसजॉइंट है, तो हम कह सकते हैं मेजर ऑफ ई के इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई के 1 प्लस मेजर ऑफ ई के 2। यानी कि अगर हर एक मेजरेबल पार्टीशन के हमने इस तरीके से ग्रुप्स किए हैं, पार्ट किए हैं, डिविजन्स किए हैं, तो यहाँ पर ये डिसजॉइंट हैं क्योंकि, इसलिए इनका जो यूनियन का जो मेजर होगा वो इनके इंडिविजुअल मेजर के सम के इक्वल होगा काउंटेबल एडिटिविटी ऑफ मेजर के प्रॉपर्टी से। तो हमने यहाँ पर इसे y के से मल्टीप्लाई किया है एंड देन समेशन लिया है k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। अब अगर हम y के प्लस 1 माइनस वाई के को अप्रोचेस टू 0 लेंगे तो कहने का मतलब हम पार्टीशन को फाइंड करते जा रहे हैं, एंड पार्टीशन को फाइंड करते जा रहे हैं तो जो ये समेशन होता है ये इंटीग्रल को अप्रोच करता है। हम जानते हैं यू एफ पी इक्वल टू एल एफ पी को अप्रोच करता है, इसलिए इंटीग्रल एफ डी एक्स ओवर ई इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ओवर ई वन प्लस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ओवर ई टू। तो यानी कि जब हमने दो ही सेट्स के यूनियन के इक्वल लिया ई को, तो अब हमारे पास ये थ्योरम सेटिस्फाई हो गई, ये थ्योरम हमारे पास इस केस में प्रूफ हो गई। थस थ्योरम इज ट्रू वन ई इज इक्वल टू ई वन यूनियन ई टू। नाउ अगर n तक हमें प्रूफ करना है तो हम सिंपली मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमने कहा केस सेकंड लिया E इज इक्वल्स टू यूनियन I इक्वल टू 1 to n ई आई। अब यहाँ पर हमने दो नहीं n सेट्स के अंदर डिवाइड किया है इसे। अगेन डिसजॉइंट है सभी, ई आई इंटरसेक्शन ई जे फाई रहेंगे। अब हमने कहा लेट थ्योरम बी ट्रू फॉर E इज इक्वल्स टू यूनियन I इक्वल टू 1 to ई आई एन 1 to n माइनस 1 तक लिया है हमने। नाउ हम जानते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि सबसे पहले फर्स्ट केस के लिए ट्रू होनी चाहिए, जो सिंपलेस्ट केस होता है उसके लिए। यहाँ पर हमारे पास E1 यूनियन E2 का केस था। सेकंड कहता है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिकल इंडक्शन में, सेकंड स्टेप होता है कहीं कहीं पर हम 1 से लेकर कहीं कहीं पर हम n के लिए प्रूफ मानते हैं एंड n प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं। इसे ही हम अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम n माइनस 1 के लिए प्रूफ मान रहे हैं एंड n के लिए, n का नेक्स्ट स्टेप क्या था n प्लस 1, तो n माइनस 1 का नेक्स्ट क्या होगा n, तो हम n के लिए प्रूफ करेंगे। एंड जब n के लिए प्रूफ हो जाएगी तो हम कहेंगे कि हेंस थ्योरम इज ऑलवेज ट्रू। यही प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। तो हमने कहा if E is equals to union I equal to 1 to n ई आई, बिकॉज n माइनस 1 के लिए तो हमने ट्रू माना है, n माइनस 1 के लिए ट्रू मानने का मतलब हुआ इंटीग्रल ई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू समेशन I इक्वल टू 1 to n माइनस 1 इंटीग्रल ई आई एफ एक्स डी एक्स। अगर हम E को n तक का यूनियन माने तो हम n तक का अगर यूनियन है तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन I इक्वल टू n माइनस 1 ई आई यूनियन ई एन, इसे हम लिख सकते हैं। तो अगर इसे हम समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि अगर हमारे पास है I इक्वल टू 1 to 4, अगर हमारे पास ई आई का यूनियन है, यानी क्या हुआ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यूनियन I इक्वल टू 1 to 3, यहाँ पर हमारे पास ये सभी इंक्लूड हो गए एंड देन लास्ट में यूनियन E4। तो हमने यही किया है, यहाँ पर हमारे पास n4 की जगह n है तो 3 की जगह क्या आएगा n माइनस 1। सो हमने यहाँ पर यही रिप्लेस किया है। नाउ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जो होगा हमारे पास वो समेशन I इक्वल टू 1 to n एफ एक्स डी एक्स के इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हो गया, बिकॉज पहले देखिए हमने यहाँ पर यूनियन को रिप्लेस किया, यूनियन को रिप्लेस किया तो यानी कि हम जानते हैं जब दो, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो ही एलिमेंट्स बचे हैं एंड दो एलिमेंट्स के लिए हमने फर्स्ट केस में प्रूफ किया है, तो इसलिए जो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स होगा वो दिस इंटीग्रल प्लस दिस इंटीग्रल होगा। अब यहाँ पर ये इंटीग्रल जो यूनियन के ऊपर है तो यूनियन के लिए तो हमने प्रूफ माना है, तो इसके इसीलिए हम इसे यहाँ पर समेशन I इक्वल टू 1 to n माइनस 1 लिख सकते हैं। अब n माइनस 1 तक टर्म्स ऑलरेडी थी एंड nth टर्म हमारे पास यहाँ पर आ गई, तो इसे जैसे ही इंक्लूड किया इस समेशन के अंदर तो I इक्वल टू 1 to n हमें मिला एंड ये तो हमें काउंटेबल एडिटिविटी का स्टेटमेंट मिल गया, यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन से यहाँ पर हमारे पास प्रूफ हो गया फॉर ऑल फाइनाइट n। आइए अब प्रूफ करते हैं केस थर्ड के लिए। E इज इक्वल्स टू
यूनियन आई इक्वल टू 1 to infinite ei इंटरसेक्शन ej इज इक्वल्स टू फाई आई इज नॉट इक्वल टू जे, अगेन डिसजॉइंट लिए हैं, एंड ई जो है ई इक्वल्स टू है यूनियन आई इक्वल टू 1 to n ei यूनियन आई इक्वल टू n प्लस 1 इन्फाइनाइट ei। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने अगेन समेशन को ब्रेक किया है, बिकॉज n तक के लिए हम प्रूफ जानते हैं कि n तक के लिए ये प्रूव्ड होती है थ्योरम। तो हमने इसे ब्रेक किस तरीके से किया है, i 1 से लेके इन्फाइनाइट तक चलेगा तो बीच में कहीं n पर चले का n तक भी चलेगा, एंड n तक चलेगा तो हमने n पर उसे ब्रेक कर दिया, n पर उसे दो पार्ट्स कर दिए कि पहला पार्ट यहाँ तक यूनियन एंड सेकेंड यूनियन n प्लस 1 से लेके इन्फाइनाइट तक, एंड n प्लस 1 टू इन्फाइनाइट जो यूनियन ei है उसे हमने rn प्लस 1 अज्यूम किया है। तो e को हम लिख सकते हैं यूनियन i इक्वल टू 1 to n ei यूनियन rn प्लस 1। अब यहाँ पर दो टर्म्स ही बची हैं हमारे पास, तो फर्स्ट केस की हेल्प से अगेन हम इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ओवर ई इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स यूनियन आई इक्वल टू 1 to n ei प्लस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स आर एन प्लस 1। एंड जो प्रीवियस केस है n के लिए, उससे हम कह सकते हैं ये समेशन i इक्वल टू 1 to n इंटीग्रल ई आई एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा, एंड ये टर्म इंटीग्रल आर एन प्लस 1 एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा। नाउ जो मेजर i इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट होता है वो हमारे पास मेजर i का जो सम होता है वो हम जानते हैं मेजर e के इक्वल होता है काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो यानी कि जो सीरीज है i इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट m मेजर ऑफ ei वो कन्वर्जेंट हो गई। सीरीज क्या होती है, समेशन के फॉर्म में जब हम नंबर्स को लिखते हैं वही सीरीज होती है। एंड अगर सीरीज का सम अगर फाइनाइट हमें मिल रहा है, मेजर ऑफ ई फाइनाइट है तो फाइनाइट हमें मिल रहा है, तब हम कहते हैं कि वो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, इसलिए हमारे पास सीरीज में जो मेजर ई आई की हुई वो कन्वर्जेंट हुई। नाउ हमने यहाँ पर आर एन प्लस 1 जो लिया है, अच्छा हमने इसे आर से ही क्यों रिप्रेजेंट किया, हम चाहते तो किसी और से भी कर सकते थे, बट आर से हमने इसलिए किया बिकॉज जो आर एन प्लस 1 है वो हमारे पास रिमाइंडर ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज है। अब रिमाइंडर क्या होता है कन्वर्जेंट सीरीज का, आइए जरा उसे समझते हैं। तो जैसा कि अगर हम जानते हैं एक सीरीज क्या होती है हमारे पास, अगर हम सीरीज लिखें एस आई इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट, तो वो सीरीज क्या होगी हमारे पास S1 प्लस S2 एंड सो ऑन टिल Sn प्लस Sn प्लस 1 एंड सो ऑन टिल इन्फाइनाइट तक चलेगा हमारे पास सम सीरीज का। नाउ अगर हम सीरीज के फर्स्ट कुछ टर्म्स का पार्शियल सम लें, उसे हम Sn से डिनोट करें, कैपिटल Sn से फॉर एग्जांपल, तो जो रिमाइंडर होता है, जो बचे हुए टर्म्स होते हैं इन्फाइनाइट तक, उसे हम रिमाइंडर ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। अब अगर हम कहें कि जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट S पर है, एंड मान लीजिए ये जो पार्शियल सम आ रहा है वो भी हमारे पास S आ रहा है, यानी कि S इज इक्वल्स टू S प्लस आर एन प्लस 1 होगा। तो यानी कि आर एन प्लस 1 हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू 0 मिलेगा। कहने का मतलब अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो एंड सीरीज अगर यहाँ पर LHS पर अगर जब कन्वर्जेंट की कंडीशन लगाएंगे एंड अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होकर फॉर एग्जांपल S पर कन्वर्ज हो रही है, एंड फर्स्ट कुछ टर्म्स ही हमें S पर दे रहे हैं वैल्यू, देन रिमाइंडर टर्म्स का जो सम होगा वो आर एन प्लस 1 जो होगा वो 0 को अप्रोच करेगा। ये कन्वर्जेंट सीरीज की डेफिनेशन होती है, ये कन्वर्जेंट सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए प्रॉपर्टी होती है। ये कॉचीज जो कन्वर्जेंस होती है, कॉचीज कन्वर्जेंस रूल प्रिंसिपल, उससे रिलेटेड है, बिकॉज कॉचीज कन्वर्जेंस प्रिंसिपल में भी हम यही कहते हैं n प्लस फॉर एग्जाम्पल हम n प्लस पी एस माइनस एस एन जब लेते हैं लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन लेते हैं, तो ये अप्रोचेस टू 0 ही हम मानते हैं लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन लेने का मतलब। ऑलराइट, सो इसीलिए हमने कहा जो मेजर ऑफ आर एन प्लस 1 है वो क्या होगा, समेशन आई इक्वल टू n प्लस 1 टू इन्फाइनाइट मेजर ऑफ ई आई। ये रिमाइंडर है कन्वर्जेंट सीरीज का, बिकॉज जो हमारी ई आई है वो उसका जो सम है एम ई आ रहा है यानी कन्वर्जेंट है, एंड n प्लस 1 टू इन्फाइनाइट हमने रिमाइंडर लिया है, i इक्वल टू 1 to n हमारे पास पहले से टर्म्स है। आफ्टर n टर्म्स सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट मेजर आर एन प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर मेजर 0 है तो इंटीग्रल भी 0 होगा। ऑलराइट, बिकॉज हम जानते हैं
कि हमारे पास जो मेजर ऑफ ई आई है, समीशन आई इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट मेजर ऑफ ई आई है, वो इक्वल टू है समीशन आई इक्वल टू 1 to n मेजर ऑफ ई आई प्लस समीशन आई इक्वल टू n प्लस 1 टू इन्फाइनाइट मेजर ऑफ ई आई। ये आर एन प्लस 1 की ही वैल्यू है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर अब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट पुट करते हैं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमें मेजर ऑफ ई के इक्वल मिलेगी प्रॉपर्टी से, काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी से। यहाँ पर जैसे ही एन अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट होगा तो एन अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट हमें मिला। एन अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट जब हमें मिला तो अगेन ये काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी से मेजर ऑफ ई मिल गया, प्लस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट आर एन प्लस 1 जो कि हमें नहीं पता। अगर ये मेजर ऑफ ई है, यहाँ पर भी मेजर ऑफ ई है, तो मेजर ऑफ ई माइनस मेजर ऑफ ई 0 बचेगा, तो ये जो टर्म की वैल्यू है वो हमें 0 मिलेगी। इसीलिए लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट मेजर आर एन प्लस 1 हमारे पास 0 हुआ। एंड अगर कोई मेजर 0 होता है तो उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल जो होता है वो भी हमें 0 ही मिलता है। ये हमने देखा था फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम वाले वीडियो में, तो इसलिए हम उसे इंटीग्रल को 0 पुट कर सकते हैं। यानी कि इंटीग्रल ई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट आई इक्वल टू 1 to n इंटीग्रल ई आई एफ एक्स डी एक्स। बिकॉज हमने यहाँ पर लिमिट पुट की है, लिमिट के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पर तो एन अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट पे ये लिमिट 0 हो गई, एंड यहाँ पर एन अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट पे ये n जो होगा वो इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा। सो इस तरीके से हमें ये इन्फाइनाइट के लिए भी ट्रू मिल गया। यानी कि काउंटेबल के लिए हमेशा ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, एंड यही हमारे पास काउंटेबल एडिटिविटी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।